हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टुडे करंट इन्फॉर्मेशन पर स्वागत है। साथियों, इम्पोर्टेंट प्रश्नों की सीरीज में आज हम लेकर के आए हैं। हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टुडे करंट इन्फॉर्मेशन पर स्वागत है। असली मॉडल पेपर सीरीज की मॉडल पेपर संख्या 6 है। आज के सेशन के अंदर हम हल करने वाले हैं। तो साथियों, इससे पहले 5 मॉडल पेपर हल करवा दिए, वह अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा, आपको बहुत अच्छा फायदा होने वाला है। ठीक है, बाकी मैं इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज लेकर के आने वाला हूँ जल्दी। आपको एक एक प्रश्न बता दूंगा, वो परीक्षा के अंदर हूबहू पेपर के अंदर आने वाले हैं। तो साथियों, एक बार इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक शेयर करना, वीडियो को लाइक करना और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करना। हम पढ़ते हैं साथियों, पहला हमारा है अपठित गद्यांश है। तो साथियों, इसको अपन पढ़ लेते हैं थोड़ा, ताकि समझ में कुछ आए। तो साथियों, विज्ञान आज के मानव जीवन का अविभाज्य व घनिष्ठ अंग बन गया है। मानव जीवन का कोई भी क्षेत्र विज्ञान के अभूतपूर्व आविष्कारों से अछूता नहीं रहा है। इसी से आधुनिक युग क्या है, विज्ञान का युग कहलाता है। आज विज्ञान ने पुरुष और नारी, साहित्यकार और राजनीतिज्ञ, उद्योगपति और कृषक, पूंजीपति और श्रमिक, चिकित्सक और सैनिक, अभियंता और शिक्षक, धर्मज्ञ और तत्वज्ञ सभी को है सभी क्षेत्रों में किसी न किसी रूप में अपने अप्रतिम प्रदेश से अनुग्रहित किया है। आज समूचा परिवेश विज्ञान में हो गया है। विज्ञान के चरण गृहिणी के रसोई घर से लेकर बड़ी बड़ी प्राचीरों वाले भवनों और अट्टालिकाओं में भी दृष्टिगत ही नहीं होते। प्रत्युत में स्थल और जल की सीमाओं को लांघ कर अंतरिक्ष में भी गतिशील है। वस्तुतः विज्ञान अद्यतन मानव की सबसे बड़ी शक्ति बन गया है और इसके बल से मनुष्य, प्रकृति और प्राणी जगत का शिरोमणि बन गया है। विज्ञान के अनुग्रह से वह सभी प्रकार की सुविधाओं और संपदाओं को स्वामित्व प्राप्त कर चुका है। अब वह ऋतुओं के प्रकोप से भयाक्रांता एवं संत्रस्त नहीं है। विद्युत ने उसे आलोकित किया है, उष्णता और शीतलता दी है, बटन दबाकर किसी भी कार्य को संपन्न करने की ताकत भी दी है। मनोरंजन की विविध साधन उसे सुलभ है। या यातायात एवं संचार के साधनों के विकास के समय और स्थान की दूरियां बहुत कम हो गई है और समूचा विश्व एक परिवार से लगने लगा है। कृषि और उद्योग के क्षेत्र में उत्पादन की तीव्र वृद्धि होने के कारण आज दुनिया पहले से अधिक धन धान्य से संपन्न है। शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में विज्ञान की देन अभिनंदनीय है। विज्ञान के सहयोग से मनुष्य धरती और समुद्र के अनेक रहस्य हस्तामला करके अब अंतरिक्ष लोक में प्रवेश कर चुका है। सर्वोपरि विज्ञान ने मनुष्य को बौद्धिक विकास प्रदान किया है और वैज्ञानिक चिंतन पद्धति दी है। वैज्ञानिक चिंतन पद्धति से मनुष्य अंधविश्वासों और रूढ़ि परंपराओं से मुक्त होकर स्वस्थ एवं संतुलित ढंग से सोच विचार कर सकता है, यथार्थ एवं सम्यक जीवन जी सकता है। इससे मनुष्य के मन को युगों के अंधविश्वासों, भ्रमपूर्ण और दक्यानुसी विचारों, भय और अज्ञानता से मुक्ति मिली है। विज्ञान की यह देन स्तुत्य है। मानव को चाहिए कि वह विज्ञान की इस समग्र देन को रचनात्मक कार्यों में सुनिश्चित करें। ठीक है साथियों, तो पहला सवाल हमसे पूछा है, आज विज्ञान का मनुष्य के जीवन में अभिन्न अंग क्यों बन गया है। तो साथियों, आज विज्ञान को है मनुष्य के जीवन का अभिन्न अंग क्यों माना गया है। तो साथियों, क्योंकि विज्ञान ने सभी क्षेत्रों में मानव को प्रभावित किया है। दूसरा है, विज्ञान के चरण गतिशील क्यों कहे जा सकते हैं। तो साथियों, विज्ञान के चरण गतिशील इसलिए कहे जा सकते हैं कि विज्ञान के उत्तरोत्तर विभिन्न दिशाओं में उन्मुख होने के कारण। तीसरा है, विज्ञान के सहयोग से मनुष्य ने कहाँ प्रवेश कर लिया है। तो कहाँ प्रवेश कर लिया है, अंतरिक्ष में प्रवेश कर लिया है। आगे, वैज्ञानिक चिंतन पद्धति के प्रभाव से व्यक्ति कैसा जीवन जी सकता है। साथियों, व्यक्ति यथार्थ एवं सम्यक अर्थात और वे दोनों जीवन प्रकार के जीवन जी सकता है।
लेखक की दृष्टि में विज्ञान की सबसे बड़ी देन क्या है साथियों? तो लेखक की दृष्टि के अंदर है विज्ञान की सबसे बड़ी देन है चिकित्सा और शिक्षा की सुविधाएं। ठीक है ना साथियों, हम आज ऑनलाइन क्लास लेकर के आप तक प्रेषित कर रहे हैं, तो ये ताकत किसकी है? ये विज्ञान की ताकत है। लेकिन 2015 से पहले ऐसा कोई भी विद्यार्थी नहीं था जो इस प्रकार से ऑनलाइन मोबाइल पर पढ़ रहा था। ठीक है ना, ये क्रांति कोरोना काल के बाद आई है। उसके बाद पूछा है प्रस्तुत गद्यांश किस विषय पर आधारित है? तो साथियों इसका सही आंसर है आपके विज्ञान चिंतन और वैज्ञानिक चिंतन और मानव इस आपके विषय वस्तु पर आधारित है। नेक्स्ट पूछा है आपसे पद्यांश पूछा है। ठीक है, अपठित पद्यांश। तो साथियों यहाँ पर है ये अंतिम जप ध्यान में देखते चरण युगल राम ने बढ़ाया कर लेने को नील कमल कुछ लगा ना हाथ हुआ सहसा स्थिर मन चंचल ध्यान भूमि से उतरे खोले पलक विमल देखा वह रिक्त स्थान ये जप का पूर्ण समय आसन छोड़ना असिद्धि भर गए नयन द्वे दिक जीवन को जो पाता ही आया है विरोध दिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध जानकी हाय उद्धार प्रिया का हो न सका वह एक और मन रहा राम का जो न थका जो नहीं जानता दैन्य नहीं जानता विनय कर गया भेद वह माया वर्ण प्राप्त कर जे बुद्धि के दुर्ग बहुधा विद्युत गति हाथ चेतन राम में जगी स्मृति हुए सजग या भाव प्रमाण यह है उपाय कहे राम उठे राम ज्यों मंद्रित घन कहती थी माता मुझे सदा राजीव नयन दो नील कमल है शेष अभी यह पुनः स्वर्ण। ठीक है, सचरण इसके अलावा पूरा करता हूँ देखकर मात एक नयन। ठीक है ना, तो ये राम की शक्ति पूजा पाठ के आधार पर लिया गया है यहाँ पर गद्यांश। तो आपको पहला पूछा है राम की माता उन्हें क्या कहती थी साथियों? राजीव नयन कहती थी। ठीक है, दूसरा है राम की शक्ति पूजा में कमल पुष्प कौन चुरा लेता है? तो साथियों माँ शक्ति है वो कमल पुरुष चुरा लेती है। आगे साथियों राम ने किसको पराजित करने के लिए शक्ति की उपासना की है? तो साथियों रावण को पराजित करने के लिए। ठीक है, दो नील कमल ऐसे सभी राम ने किन नील कमलों की बात की है? तो राम जी के जो दो नेत्र है ना उनकी बात कर रहे हैं। नील कमल शब्द में कौन सा अलंकार है? तो साथियों इसके अंदर कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। और नयन शब्द के पर्यायवाची ये ऑप्शन से ये नेत्र आंख और चक्षु। ठीक है, ये हो गया आपका पूरा। अब दूसरा सवाल हमसे पूछा है रिक्त स्थान का। यहाँ पर साथियों तो रिक्त स्थान की बात करें तो यहाँ पर पहला पूछा है से देवनागरी लिपि की उत्पत्ति होती। तो साथियों ब्राह्मी लिपि से देवनागरी लिपि की क्या होती है? उत्पत्ति होती है। दूसरा है व्यक्तवाणी के रूप में जिसकी अभिव्यक्ति की जाती है वह क्या कहलाती है साथियों? भाषा कहलाती है। ठीक है, व्यक्तवाणी के रूप में जिसकी अभिव्यक्ति की जाती है वह भाषा कहलाती है। तीसरा है शाब्दी एवं आरती सब शक्ति के भेद है। तो ये साथियों व्यंजना सब शक्ति के भेद है, शाब्दी व्यंजना सब शक्ति और आरती व्यंजना सब शक्ति। आगे इंग्लैंड 2 विकेट से हारा वाक्य में शब्द शक्ति कौन सी है? तो लक्षणा सब शक्ति है। ठीक है, पांचवा है जिस व्यक्ति या वस्तु से समानता बताई जाए तो उससे कहते हैं क्या कहते हैं? उसे साथियों उपमान कहते हैं। क्या कहते हैं? उपमान कहते हैं। आगे है मधुर मधुर मेरे दीपक जल काव्य पंक्ति में अलंकार कौन सा है? तो मधुर मधुर आया है साथियों, तो इसका मतलब यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। ठीक है, आगे 3 नंबर सवाल के अंदर पहला अपन को पारिभाषिक रूप में पूछा है एलिजिबल। एलिजिबल का अर्थ होता है आपके पात्र। ठीक है ना, और मेजोरिटी का अर्थ होता है साथियों क्या? वयस्कता बहुमत। ठीक है ना, वयस्कता कह सकते हैं अपन। नेक्स्ट पूछा है राजपत्र शब्द के लिए पारिभाषिक शब्द। इंपॉर्टेंट है साथियों, राजपत्र शब्द के लिए पारिभाषिक शब्द है गजट। क्या है साथियों? गजट है GAJETTE, याद रह जाएगा GAJETTE, ये गजट है इसका सही आंसर। ठीक है, तीसरा है फीचर का प्रमुख उद्देश्य क्या है? फीचर का प्रमुख उद्देश्य ज्ञान वर्धन करना है। चौथा है सिल्वर वेडिंग कहानी किस द्वंद पर आधारित है? तो साथियों जो सिल्वर वेडिंग कहानी है यशोधरा बाबू पुरानी पीढ़ी के प्रतिनिधि है और उनके बच्चे आधुनिक रंग ढंग और प्रगति के दीवाने हैं। पूरी कहानी इसी द्वंद पर आधारित है।
आगे पूछा पांचवा, यशोधरा बाबू को अपनी पत्नी की कौन सी बातें पसंद नहीं थी। तो साथियों यशोधरा बाबू को अपनी पत्नी का बुढ़ापे में सजना संवरना और फैशन वाले कपड़े पहनना ये उन्हें क्या है पसंद नहीं था। ठीक है ना, तो ये तो आपको सरल आंसर है। जूझ उपन्यास के नायक जकाते का आनंद नाम किसने रखा। तो साथियों जूझ उपन्यास के जो नायक थे जकाते, उनका जो आनंद नाम रखा था मास्टर मंत्री ने। किसने रखा था? मास्टर मंत्री ने। आगे लेखक ने जूझ उपन्यास मूल रूप से किस भाषा में लिखा है और उसकी हिंदी अनुवाद है, हिंदी में अनुवाद किसने किया। इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, तो यहाँ पर आपको लिखना है लेखक ने जूझ उपन्यास मूल रूप से मराठी भाषा में लिखा है और उसका हिंदी अनुवाद केशव प्रथम वीर ने किया था। ठीक है, आगे आपसे पूछा है मोहनजोदड़ो का सवाल है। यहाँ पर मोहनजोदड़ो के प्रसिद्ध जल कुंड की विशेषता क्या है। तो साथियों मोहनजोदड़ो का प्रसिद्ध जल कुंड अद्वितीय वास्तुकला से स्थापित था और उसका तल व दीवारें मजबूत भी थी और पानी निकासी की पक्की नालियां थी। ठीक है, आगे पूछा है हमसे कि प्रकृति ही तो ऐसा प्रधान है जिसका कोई सानी नहीं है। एन फ्रैंक ने प्रकृति के संबंध में ऐसा क्यों कहा है। तो साथियों एन फ्रैंक ने प्रकृति के संबंध में ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि प्रकृति के नाना दृश्यों में से है हमारे मन को आनंद और शांति मिलती है, इसे कोई भी प्राप्त कर सकता है। ठीक है, आगे मैं निज उर के उद्गर लिए फिरता हूँ पंक्ति में बच्चन जी का क्या आशय है। तो साथियों इसमें कवि का आशय यह है कि वह स्वयं के हृदय से उद्गार अर्थात भावनाएं जो दुख सुख निराशा संवेदना वेदना निरसत्ता, ठीक है, संसार की नश्वरता से जुड़ी है, उन्हें अपने हृदय तक ही सीमित रखते हैं, उन्हें साथ लिए वे अपना जीवन यापन करते हैं। आगे साथियों राजपुरोहित और मैनेजर लुटन का विरोध क्यों करते थे। तो साथियों राजपुरोहित और मैनेजर लुटन का विरोध इसलिए करते थे क्योंकि लुटन क्षत्रिय नहीं था। ठीक है ना, आगे मैं इंपॉर्टेंट प्रश्नों की बात कर लेता हूं, इनकी पीडीएफ आपको ग्रुप के अंदर मिल जाएगी। पहला सवाल है रेडियो के लिए समाचार लेखन की किन बातों को ध्यान रखना चाहिए। बहुत अच्छा सवाल है, परीक्षा के अंदर पूछा जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का योगदान, अच्छा सवाल है, पूछा जा सकता है। कोरोना वायरस महामारी विषय पर एक आलेख, ये सवाल साथियों ये लाइन आपसे छाप सकता है, थोड़ा आप आलेख लिखना, तरीका देख लेना, बेस्ट तरीका से उसके अनुसार आप लिख देना। ठीक है, 2 नंबर का है, ज़्यादा नहीं लिखनी, 40 शब्द सीमा यानी आपको 3-4 लाइन लिखनी है। आगे पूछा है बच्चे किस बात की आशा में नीडों से झांक रहे होंगे। 8वां सवाल है किशोर और युवा वर्ग समाज के मार्गदर्शक है, पतंग कविता के आधार पर लिखिए। अच्छा सवाल है साथियों। 8 नंबर बाजार जाओ तो खाली मन न हो, कहने से लेखक का क्या आशय है। ठीक है ना, ये तो सरल ही आप कर लोगे। 10 नंबर है, यहाँ पर आपसे दिया है समय पर वर्षा न होने से गांववासी कौन कौन से उपाय करते थे और काले मेघ बादल दे पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है 11 नंबर सवाल आपसे पूछा है बात और भाषा परस्पर जुड़े होते हैं किंतु कभी कभी भाषा के चक्कर में सीधी बात को भी टेढ़ी हो जाती है, कैसे स्पष्ट करो। ठीक है, आगे कवि ने गरीबी के लिए गर्भिली, अंधकार अमावस्या के लिए दक्षिणी ध्रुवी, उजेले के लिए रमणीय और अंधेरे के लिए पाताली विशेषणों का प्रयोग क्या प्रकट करने के लिए किया है। ये भी अच्छा है। आगे आपसे पूछा है साथियों ढोल में जो देश ढोल में जैसे पहलवान की जान बची है, पहलवान की ढोलक पाठ के आधार पर लिखिए। अच्छा सवाल है साथियों। आगे चार्ली चैपलिन ने दर्शकों के वर्ग और वर्ण व्यवस्था को कैसे तोड़ा, इसके बारे में आपको लिखना है। ठीक है, ये उमा शंकर जोशी का कवि परिचय, रजिया सज्जाद जहीर का लेखिका का परिचय पूछ रहा है यहाँ से आपसे। बाकी ये प्रश्न आप देख लेना, ये प्रश्न जो है ना आपसे संबंधित अथवा के अंदर पूछा जा रहा है। 14 नंबर सवाल है, तो अथवा के अंदर आपको कर लेना है। एन फ्रैंक में से बड़ा सवाल एक आना संभावित है, तो बड़े सवाल याद करिएगा, छोटे सवाल अपने आप याद हो जाएंगे। साथियों सप्रसंग व्याख्या 6 नंबर की है। ठीक है ना, मैं आपको बता दूंगा इंपॉर्टेंट, लेकिन इन 10 मॉडल पेपरों के अंदर जो व्याख्या आई ना एक बार जरूर पढ़ लेना। ठीक है ना, और शेखावाटी मिशन की व्याख्या जरूर पढ़ लेना। पूरा भरोसा दिलाता हूँ व्याख्या यहीं से कॉपी होगी। ठीक है ना, क्यों अंग्रेजी के अंदर पूरी की पूरी जो एक्सप्लेनेशन स्टैंजा आपके 6 नंबर का आता है हूबहू शेखावाटी मिशन से उठाया गया है, आप देख लो। ठीक है ना, तो छोटे सवाल क्या करता है एग्जामिनर खुद अपने मन से बना सकता है।
ठीक है। लेकिन बड़े सवाल कहीं से कहीं उठाता है, तो फिर उनको शेखावाटी मिशन राजस्थान सरकार द्वारा बनवाया गया एक इम्पोर्टेंट प्रश्नों की शीट है, तो उनको उठाकर वो सीधा छाप देता है। ठीक है, तो ये 15 नंबर और 16 नंबर दोनों आप सही ढंग से याद कर लेना। फिर 17 नंबर आप अपने हिसाब से पत्र तैयार कर लीजिए, 4 नंबर मिल जाएंगे। और 18 नंबर सवाल है आपके क्या, निबंध है 5 नंबर का। ठीक है, तो निबंध में अभी इंपॉर्टेंट वीडियो बना दूंगा, निबंध का बना दूंगा, पारिभाषिक शब्दावली का बना दूंगा। ठीक है, इसके अलावा व्याख्या की बनाने की कोशिश भी करूंगा। ठीक है साथियों, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा है? अगर अच्छा लगा है तो अपने सभी दोस्तों तक शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, और साथियों चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर कीजिए, उसमें मैं अब इंपॉर्टेंट प्रश्न डालूंगा, सीधी PDF भेजूंगा, हर एक चीज़ का वीडियो थोड़ी बना सकते हैं। ठीक है ना, तो जो भी है ग्रुप के अंदर डाल दूंगा, लेकिन आपकी परीक्षा के अंदर है हर एक सवाल मेरे द्वारा भेजा गया है वो आने वाला है। तो साथियों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।